डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के बारे में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपके प्रश्न जो हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। और ये एक है आपको बोर्ड मॉडल के पेपर के अनुसार बनाया गया है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, जब भी आपको अगर पेपर मिलता है अर्थशास्त्र का क्लास 12th का, तो उसमें देखिए पूर्णांक आपका होता है 100। ये तो आप जानते हैं। समय जो दिया रहता है आपको 3 घंटे 15 मिनट। तो उसमें नोट में पहले देखिए एक बात लिख गई रहती है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। यानी 15 मिनट में आप देख लीजिए कि किन प्रश्नों पर आप ज़्यादा मैटर रख सकते हैं, या किन प्रश्नों पर आप ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे सकते हैं। तो उन प्रश्नों को पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, नोट में दूसरी बात लिखी रहती है कि सभी प्रश्न जो हैं आपके अनिवार्य हैं। उसमें बता देता है कि ये बहुविकल्पी यहाँ से यहाँ तक भाग, जैसे देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 50 शब्दों में देना है अति लघु को। और जो आपके अति लघु के 50 शब्दों में, और जो लघु उत्तरीय होंगे उनके ऊपर 150 शब्दों में, और जो विस्तृत होंगे उनके 300 या 300 से अधिक शब्दों में भी देना होता है। और उनके जो अंक होते हैं, उनके सम्मुख जो अंक होते हैं वो निर्धारित होते हैं। देखिए, बहुविकल्पी जो होता है आपका 1 1 नंबर का आता है, और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो आपका 3 3 नंबर का मिलता है। लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो 6 नंबर के होते हैं, जबकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो 10 10 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार जो आपका पूर्णांक टोटल होता है वो 100 नंबर का होता है। आइए, आज की जो ये सीरीज तैयार की गई है, या आज का जो ये मॉडल पेपर है क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से हम लोग पहले सेशन को। तो देखिए, आपका जो पहला प्रश्न होता है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होता है, और आपको यहाँ पर 10 प्रश्न मिलते हैं। अगर आप इन 10 प्रश्नों को सही कर लेते तो 10 आपको एक्यूरेट नंबर मिल जाते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों का आज का हम लोग का जो पहला प्रश्न है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए। पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है आपका ये मॉडल पेपर का, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है। अ जो है उद्योगपतियों का, बी जो है निजी फर्मों का, स जो है सरकार का, द जो हो जाएगा उपभोक्ताओं का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। सरकार का नियंत्रण होता है। तो केंद्रीय नियोजित जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उन पर, उनकी आर्थिक क्रियाओं पर जो सरकार का नियंत्रण होता है। पहले प्रश्न का स ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कुल उपयोगिता वक्र क्या होता है। कुल उपयोगिता वक्र सदैव ऊपर उठता है, ऑप्शन नंबर अ है। बी जो है सदैव नीचे रहता है, ये है। स जो ऑप्शन है पहले ऊपर चढ़ता है और बाद में नीचे गिरता है। द जो है पहले नीचे गिरता है। देखिए, कुल उपयोगिता वक्र के बारे में अगर बात की जाए तो सदैव बात किया तो वृद्धि नहीं होती है इसमें, ठीक है। जो इसमें ऑप्शन स की ओर हम लोग राइट जा सकते हैं। पहले यह ऊपर चढ़ता है और बाद में क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। उपकुल उपयोगिता वक्र का मतलब, जब हम लोग किसी चीज़ को उपयोग करते हैं तो एक ऐसी सीमा आती है जब हम लोग उसका उपयोग नहीं करते, या फिर कम हमें उसका एहसास होता है। तो ये जो दूसरा प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। पहले ऊपर चढ़ता है तथा बाद में नीचे गिरता जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है अ है घटता है। ऑप्शन नंबर ब है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर स है अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर द जो दिया गया है शून्य होता है। तो देखिए, जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो उस केस में जो सीमांत उत्पाद होता है वो शून्य हो जाता है। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं जो आज का मॉडल पेपर है उसके अन्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में। बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो ये आज की हम लोग की श्रृंखला चल रही है मॉडल पेपर की, उसके चौथे बहुविकल्पी प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, किसी उत्पादित वस्तु की बिक्री से प्राप्त धन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ है औसत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है क्रय कहते हैं। ऑप्शन नंबर स है विक्रय कहते हैं। ऑप्शन नंबर द है कुल आय कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। विक्रय कहा जाता है उसे। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का है, एक ही वस्तु के लिए किसी विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना क्या कहलाता है। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए। एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ है कीमत विस्तार। ऑप्शन नंबर ब है कीमत संकुचन। ऑप्शन नंबर स है कीमत विभेद। ऑप्शन नंबर द है कीमत नियंत्रण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। कीमत विभेद जो होता है
वो एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना कहलाता है। तो उसे हम लोग कीमत विभेद कहते हैं। पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। छठवें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक फर्म दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ अर्जित कर सकती है। ऑप्शन नंबर अ है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ब है एकाधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर स है एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर द जो दिया गया इसमें उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। छठवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर द है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां हम लोग का प्रश्न है स्टॉक चर क्या होता है। ऑप्शन नंबर अ है ये समय काल होता है, ऑप्शन नंबर है अगत्यात्मक चर है, ऑप्शन नंबर स है दोनों अ तथा ब, ऑप्शन नंबर द जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा, दोनों अ तथा ब। इसका मतलब कि ये समय काल होता है, साथ ही साथ अगत्यात्मक चर भी से हम लोग कहते हैं। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे लेकर और देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां हम लोग का प्रश्न है करों में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को NNP-MP के अनुमान में उपयुक्त समझा जाता है, क्योंकि जो आपका दिया गया इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ है कर अनिवार्य भुगतान है, ब जो ऑप्शन दिया गया है कर हस्तांतरण भुगतान है, ऑप्शन नंबर स है कर परिवारों की आय में से दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर द जो है करों के कारण वस्तुओं की बाजार कीमतों में वृद्धि होती है जिन्हें अन्यथा कम कीमत पर बेचा जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। आठवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर द करेक्ट है। नौवां देखिए इसमें एक कथन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किसका है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेसर एली का है, ऑप्शन नंबर है प्रोफेसर वाकर की है, ऑप्शन नंबर स है प्रोफेसर हार्टले विदर्स की है, ऑप्शन नंबर द है प्रोफेसर सेलिगमैन की है। तो ये जो कथन है मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करें, ये प्रोफेसर हार्टले विदर्स की है, यानी इनका यह कथन था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो नौवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है वाणिज्यिक बैंक मुद्रा का सृजन करते हैं। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा का सृजन करते हैं। ऑप्शन नंबर अ है समय जमाओं के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ब है मांग जमाओं के माध्यम से, ऑप्शन नंबर स है ट्रेजरी बिलों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर द है विनिमय बिलों के माध्यम से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, मांग जमाओं के माध्यम से जो होता है वाणिज्यिक बैंक मुद्रा का सृजन करते हैं। 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 257। फिर से एक बार सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 257। इस नंबर को सेव करें और इससे ज्वाइन जरूर हो जाएँ और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। और मैं मार्गदर्शक के रूप में आपका कार्य करूँगा ताकि आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छे परसेंटेज के साथ अपने आप को तैयार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है इसमें आपका 3 नंबर का होता है और 11 से जो ये 18 तक के प्रश्न हैं ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो होगा आपका 40 से 50 शब्दों में जो इसका आंसर आपको लिखना होता है। मतलब देखा जाए तो 3 से 4-5 लाइनों में इनका आंसर आपका समाप्त हो जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए 3 नंबर भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए छोटे जो प्रश्न होते हैं आपके पूरे के पूरे नंबर देखे जाते हैं। बड़े जो प्रश्न होते हैं उनमें आपकी नंबरों की कटौती होती है, मगर छोटे प्रश्नों में कभी भी आपकी नंबर की कटौती नहीं होती है। 11वां जो प्रश्न है अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्थशास्त्र का विषय है तो इसका डेफिनेशन हमेशा पूछता है। अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। आपको बताते चलें कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। तो देखिए अगर बात करें हम लोग अर्थशास्त्र की तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। सामाजिक विज्ञान की यह देखिए वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो वस्तु और सेवाएं जो उत्पन्न होती है उनका उत्पादन कैसे हो रहा है, उनका वितरण बंटवारा कैसे हो रहा है, उनका विनिमय मतलब लेन देन कैसे हो रहा है और उनका उपभोग कैसे किया जा रहा है। हम लोग जो उनको लेके यूज़ कर रहे हैं उनका वो यूज कैसे कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो सामूहिक अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, एकदम सीधा है। और मुख्य रूप से अगर देखिए ये एक तरीके से देखा है तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है आर्थिक संबंध का अध्ययन करना। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत कहलाता है। तो अति लघु में यदि आप इतना लिखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही पर्याप्त होगा।
बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है इसमें? सीमांत तुष्टि गुण को परिभाषित कीजिए। 12वां प्रश्न है सीमांत तुष्टि गुण को परिभाषित कीजिए। देखिए सीमांत तुष्टि गुण क्या होता है? किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का जब कोई उपभोक्ता उपयोग करता है तो उपभोग की गई अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं तथा उस वस्तु की सीमांत इकाई से जो तुष्टिगुण प्राप्त होता है वह सीमांत तुष्टिगुण कहलाता है। मैं आपको समझाता हूँ इसे एग्जाम्पल से। आपके डेली लाइफ रूटीन में जो होता है एग्जाम्पल, जैसे आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको भूख लगी है और आपको रोटी चाहिए और आपके पास 4 रोटियां रखी गई हैं, ठीक है, और आपकी जो सीमा है वो 3 रोटी ही आप खा पाएंगे। तो पहली रोटी आप लेते हैं, दूसरी रोटी आप खाते हैं, तीसरी रोटी आप खाते हैं, लेकिन चौथी आप नहीं खा पाएंगे। तो चौथी जो हो जाएगी आपकी वही अंतिम इकाई हो जाएगी, उपभोग की अंतिम इकाई वही हो जाएगी। चौथी रोटी आप ले नहीं पाएंगे, तीन रोटी आपके लिए जो है वो पर्याप्त है। तो ठीक है, और उस वस्तु की सीमांत इकाई, तो वहाँ से जो आपको संतुष्टि प्राप्त हुई है, जो तुष्टि गुण आपको प्राप्त हुआ है जो तीसरी रोटी आपने लिया है, उससे ही हम लोग सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। तो देखिए सीमांत तुष्टि गुण जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये बड़े में भी आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग सीमांत तुष्टि गुण को समझ सकते हैं अपने डेली लाइफ रूटीन से भी। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां हम लोग का प्रश्न है चालू पुनः स्थापन लागत क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, चालू पुनः स्थापन लागत क्या होता है? अगर बात करें इस लागत के बारे में हम लोग, तो देखिए इस पद्धति की स्थापना लागत संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो स्थापना लागत संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जो है वो चालू पुनः स्थापन लागत का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से उत्पाद, सेवाओं व विभिन्न प्रक्रियाओं की लागत को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, लागत लेखा विभाग से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग सभी स्तरों पर व सभी विभागों द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो होता है चालू पुनः स्थापन लागत कहलाता है। तो चालू पुनः स्थापन लागत का यही कार्य होता है कि वो स्थापन लागत संबंधी सूचनाएं जो प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। 14वां जो प्रश्न है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14वां आपका प्रश्न जो इसमें दिया गया है, मुद्रा के 4 कार्य लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे आपको लघु उत्तरी में भी पूछ सकता है, दीर्घ उत्तरी में भी पूछ सकता है कि सविस्तार अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो आइए चलिए जान लेते हैं कि मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य कौन कौन है या मुद्रा के द्वारा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए पहली बात अगर आती है तो मुद्रा के प्रमुख कार्यों में, तो देखिए क्या है, पहली बात तो विनिमय का यह माध्यम है। आप जानते हैं विनिमय का मतलब होता है लेन देन। तो किसी भी प्रकार का अगर लेन देन होता है, विनिमय का ये प्रमुख रूप से माध्यम आज के समय में जो है वो मुद्रा ही बनी हुई है। ठीक है, दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण आती है, खाते की इकाई के रूप में हम लोग मुद्रा को प्रयोग करते हैं। ठीक है, और किसी भी वस्तु के मूल्य के स्टोर के रूप में भी हम लोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं। देखिए इसे हम लोग क्या करते हैं, मूल्य के स्टोर के रूप में भी हम लोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ स्थगित भुगतान के मानक के रूप में भी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो 4-5 जो इसके हो गए महत्वपूर्ण जो है मुद्रा के यह कार्य हो गए। ठीक है, जैसे विनिमय का सबसे बड़ी माध्यम है यह। खाते की इकाई के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। मूल्य के स्टोर के रूप में भी हम लोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं। स्थगित भुगतान के मानक के रूप में भी हम लोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रमुख रूप से जो हो गए मुद्रा के 4 कार्य हो गए। वैसे मुद्रा तो अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत रूप है और इसका अध्ययन भी बहुत, समझ लीजिए इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र के अंदर मुद्रा का है तो हम लोग मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां जो प्रश्न हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टॉक की परिभाषा दीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस समय अगर देखा जाए, इस समय जो जैसा सिस्टम है मार्केट का, इकोनॉमिक्स का हम लोग के, या तो उसमें ये देखिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखिए स्टॉक होता क्या है, अगर देखा जाए तो कोई भी कंपनी है, तो कोई भी कंपनी इतना संपन्न नहीं जिसके पास पूरा धन है, पूरा पैसा है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का। तो वो स्टार्टअप करने के लिए किसी चीज़ को अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ती है। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो जब किसी कंपनी को धन की आवश्यकता होती है तो नकदी हासिल करने के लिए, हमको कैश चाहिए, तो उसको हासिल करने के लिए इसके पास मुख्य रूप से देखिए 2 तरीके होते हैं जिससे यह धन क्या कर सकती है। पहली बात तो यह धन उधार ले सकती है, बैंक के थ्रू ले सकती है, या कोई जो संस्थाएं होगी जो कर्ज देती हैं उनसे ले सकती है, या यह कंपनी के शेयर बेचकर निवेशकों से धन जुटा सकती है। ठीक है,
निवेशकों का मतलब हो गया जो इच्छुक होंगे वो उस कंपनी के शेयर लेते हैं, कोई 1% हो गया, कोई 0.002% का हो गया, जितना मतलब जो चार्ज लेगा, जितना जो पैसा खर्च करेगा वो उतने आप उसके शेयर के मालिक हो जाएंगे। ये शेयर स्टॉक या इक्विटी कहलाते हैं। इसी शेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक या इक्विटी भी कहते हैं। स्टॉक खरीदने का अर्थ अगर सीधा सीधा आप ये जान लीजिए कि आप कंपनी में कुछ हिस्सों के मालिक बन चुके हैं, तो वास्तव में वही आपका कहलाता है स्टॉक। तो कंपनी के कुछ परसेंट में आपका भी अधिकार रहेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्टॉक। क्योंकि देखिए कोई भी बड़े चीज़ें हैं, कोई बड़े काम है, तो उसमें बहुत कोई भी जोखिम उतना ज़्यादा लेना नहीं चाहता है। तो बड़े प्रोजेक्ट अगर कोई फानता है तो उसमें मुख्य रूप से लोगों को ही लेता है। प्रॉफिट मिलती है तो उसका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से दिया जाता है, प्रॉफिट नहीं होता है तो उसकी तो फिर बात ही नहीं की जाएगी, ठीक है भाई, तो समाप्त हो जाएगा। तो लेकिन इसीलिए शेयर आता है। देखिए इसलिए आप सुनते होंगे कि शेयर मार्केट में इतना उछाल देखने हो गया है, शेयर मार्केट इतना नीचे गिर गया है, अचानक सोने का मूल्य बढ़ गया तो लोग गोल्ड खरीद लेते हैं, बिटकॉइन की बात हो गई। ऐसे कई प्रकार की जो मार्केटिंग होती है उसको स्टॉक कहते हैं। जैसे कई लोग अगर देखा जाए इस समय बहुत सी चीज़ें हैं तो उसमें लोग लेते रहते हैं अक्सर। तो स्पेस एक्स जो कंपनी बनी थी अभी जो है, देखिए उसमें बहुत से लोगों को बहुत बेनिफिट मिला था, तो कई प्रकार की कंपनियों से लोग शेयर खरीदते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस, गेमिंग है, बिजनेस की तरह है ये। तो स्टॉक की कुछ इस तरीके से हम लोग परिभाषित किए जैसे आपको मैंने बताया। बढ़ते हैं अब हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में 16वें प्रश्न की ओर। 16वां हम लोग का प्रश्न है, मुद्रा की एक परिभाषा लिखिए। आइए बात हो रही है मुद्रा की, और मुद्रा पर जानते हैं सभी चीज़ें मुद्रा पर ही डिपेंड है इस समय। मुद्रा एक ऐसा मूल्यवान रिकॉर्ड है या आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाने वाला एक तथ्य है। मुद्रा यह एक सामाजिक आर्थिक संदर्भ के अनुसार ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें, देखिए मुद्रा को अगर आमतौर पर बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए, हम कोई वस्तुओं को जब लेते हैं या अगर किसी से कोई सेवाएं लेते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में जिस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं वही सीधा सीधा हमारा कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाने वाला जो तथ्य है, जो बात है, या जिसे हम लोग स्वीकार करते हैं, जो नकदी है, वही हमारा जो कहलाता है मुद्रा कहलाता है, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। अब मुद्रा देखिए डिफिनेशन के रूप में भी बात किया गया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करें। अभी देखे थे आप पीछे की प्रोफेसर हार्टले विदर्स जी का यह कथन था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो मुद्रा कई रूपों में कई तरीके से लोगों ने, कुछ लोगों को बताया कि नहीं, विनिमय का जो साधन होता है मुद्रा कहलाता है, विनिमय को जो सरल कर दे मुद्रा कहलाता है। तो कई तरीके से जो इसके अलग अलग शास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। तो मुद्रा की परिभाषा अपने आप में एक बहुत, मैंने पहले बताया कि बहुत ही विस्तृत रूप है। बढ़ते 17वें प्रश्न की, देखिए तुष्टिकरण का निश्चित व सही मापन क्यों संभव नहीं है। तो थोड़ा ये प्रश्न जो है आपका जटिल है और इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझना पड़ेगा। बढ़ते 18वें प्रश्न की और 18वां का प्रश्न है, संसाधनों की दो विशेषताएं लिखिए या बताइए। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न को। 18वां हम लोग का जो प्रश्न इसमें, संसाधनों की दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए जो इसमें प्रश्न आपके आते हैं, अगर बात की जाए संसाधन के, देखिए बारे में बात हो रही है। संसाधन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं। देखिए तो आप सभी लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किसी के देश का संसाधन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जिसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन के रूप में बांटते हैं या मानव निर्मित संसाधन के रूप में बांटते हैं। जैसे भूमि हो गई, जल हो गया, वन हो गया, वायु हो गया, खनिज हो गया, खनिज पेट्रोलियम जैसे मिलता है, डीजल वगैरह मिलता है, के बिना कोई भी कृषि व उद्योग का विकास नहीं कर सकता। देख रहे हैं पेट्रोल डीजल वगैरह जिस देशों के पास है तो वो कितने ज़्यादा अमीर बने हुए हैं, ठीक है। अगर प्राकृतिक वातावरण के बारे में बात की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण के लिए वायु जिसके पास है, जल है, वन है और विभिन्न जैव रूपों का निर्माण करते हैं, तो वो देखिए कितने ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए अपने प्रश्नों की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला को। लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं आपके, देखिए 6 नंबर में पूछे जाते हैं और लगभग यहाँ पर जो इनका लिखा जाता है 150 अगर शब्द लिख देते हैं आप, या लगभग 170 175 शब्द लिख देते हैं तो उतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो इतने में आपको देखिए लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर देना होता है लगभग 150 शब्दों में, ठीक है। और बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखिए जो आपका 19 से 24 तक का प्रश्न है, ये सभी जो प्रश्न है वो लघु उत्तरी प्रश्नों में ही शामिल है। पहला जो इसमें 19वां प्रश्न है लघु उत्तरी का, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को परिभाषित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20वां जो प्रश्न इसमें दिया गया, तुष्टि गुण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। सभी जो प्रश्न इसमें देखिए शामिल किए गए हैं
आज के इस मॉडल पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही हेल्पफुल है। 21वां प्रश्न जो आपका हो जाएगा, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर बताइए। देखिए इन सभी का उत्तर बताना तो इस सीरीज में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जिस प्रश्नों को आप नहीं खोज पाते हैं या नहीं बना पाते हैं तो फिर आप बताइएगा, तो मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इजीली आपको अवेलेबल करा दूंगा। जो छोटे प्रश्न थे अति लघु, मैंने उस पर बात की। आपको बहुविकल्पी था, मैंने उस पर भी बात किया। लेकिन लघु उत्तरी विस्तृत जो हैं ये बड़े बड़े प्रश्न हैं। पता चला कि 2-3 घंटे का ये पूरा हम लोग का सेशन ही हो जाएगा, तो आपको भी इसमें बोरियस महसूस होने लगेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने चीज़ों को मैं प्रश्नों से कोई मैं आपको अवगत करा दे रहा हूँ। आप इनके उत्तर को खोजिए, नहीं मिलते तो फिर हम आपको बताएंगे इसको। 22वां प्रश्न है, मुद्रा पूर्ति के घटकों का वर्णन करें। 23वां इसमें प्रश्न है, चालू खाते तथा सावधि जमा खाते में अंतर बताइए। जबकि 24वां इसमें प्रश्न लिया गया है, उपभोग तालिका या वक्र की सहायता से समता बिंदु का अर्थ बताइए। बढ़ते हैं विस्तृत प्रश्न की ओर। देखिए विस्तृत प्रश्न जो आपको मिलता है, तो विस्तृत प्रश्न जो आपका होता है 10 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें अथवा प्रश्न करके भी आपको प्रश्न मिलेंगे। तो ये आपके लिए समझ लीजिए को, जब भी कभी अगर ऑप्शन कहीं मिलता है अथवा मिलता है तो वहाँ पर बड़ा सुकून मिलता है कि चलिए भैया ये नहीं तो इस पर लिख देंगे, या ये नहीं लिख पाएंगे तो इस पर तो लिख ही देंगे। तो 25वां आपका प्रश्न जो है ये सभी जो है, 26वां जो है और 27वां, तो ये मुख्य रूप से जो प्रश्न रहेंगे उसमें आपको अथवा भी मिलेगा। 25वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए विस्तृत में है तो आपको उसी के अनुसार इसका उत्तर भी देना पड़ेगा। ये देते हैं तो अच्छी बात है, ये नहीं दे पाते तो इसके अथवा में भी जो प्रश्न है उसे सुन लीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ था उसके घटकों पर प्रकाश डालिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26वां आपका प्रश्न है, सीमांत तुष्टिगुण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ठीक है, सीमांत तुष्टिगुण से आप क्या समझते हैं, विस्तृत इसके देखिए बारे में बात करनी है हम लोग को इसमें। अथवा में यदि आपसे पूछा जाए, उपयोगिता का अर्थ बताइए, उपयोगिता की विशेषताएं बताइए एवं माप स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए आपका विस्तृत में हो जाएगा। आइए देखते हैं 27वें प्रश्न को। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। देखिए 27वां से प्रश्न है, असमान प्रतिफल के कारणों को समझाइए या परिवर्ती अनुमान नियम की मान्यताएं बताइए। तो विस्तृत का यह 27वां प्रश्न है और इस पूरे मॉडल पेपर का भी यह आखिरी प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न मिलते हैं आपको विस्तृत, ये आपके 10 नंबर के होते हैं और ये आपको इसमें थोड़ा विस्तृत में लिखना होता है। लगभग 300 से 350 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है और संतुलित और एकदम सटीक उत्तर देंगे तो आपको इस पर नंबर मिलना तय है। डियर स्टूडेंट्स, आज का यह अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताया मैं, और जिन भी प्रश्नों में इसमें आपको डाउट है उन प्रश्नों को आप ज़रूर हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, या फिर मैं इन प्रश्नों को का आंसर आपको अवेलेबल करा दूंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा देखिए आप अर्थशास्त्र के जाके हमारे प्लेलिस्ट को, अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाया गया है वहाँ से आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन भी मिलेगा जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। अर्थशास्त्र भी विषय देखिए क्या होता है, बड़ा उलझाने वाला विषय है, और अगर किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को हम लोग अच्छे से नहीं क्लियर किए जाएंगे तो ये बहुत ही, समझ लीजिए, रट के तो कर लेंगे किस तरीके से, लेकिन क्लियरिटी नहीं मिलती है। बहुत ही ये उलझाने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285। फिर से एक बार सुन लीजिए, 950 690 287 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है और कोई चार्ज नहीं इसमें लगने वाला है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और आप अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य को अपने पास रख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखें और अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को भी बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह ही दें। देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन को और आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, तो प्री बोर्ड को भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह ही दें। और मेरा छोटा सा एक काम कर दें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और छोटा सा एक काम करना है, इसे शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।